निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की औकात नहीं है कि तुम हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। मेरे पति की मृत्यु के बाद मेरी सास और मेरी देवरानी ने मुझे नौकर बना दिया। अगर मेरा देवर कुछ कहता तो मेरी देवरानी मुझ पर शक करती और मुझे मारना शुरू कर देती। मैंने सबकी मार खाई, अपने बेटे को पढ़ाया। जब मेरे बेटे ने आईएएस की परीक्षा पास की तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि वो भाभी ये बैग आपके लिए है, इसमें आपकी और निखिल की ज़रूरत की चीज़ें हैं। मेरे छोटे देवर सौरभ ने मुझे बैग दिया। मैंने घबराकर अपनी देवरानी को देखा, वो मुझे देख ही रही थी। धन्यवाद, भगवान तुम्हें और ज़्यादा दे। मैंने उसके लिए प्रार्थना की और चुपचाप बैग हाथ में पकड़े अपने कमरे में चली गई। अभी मैं बैग रखकर पलटी ही थी कि मेरी देवरानी निशा कमरे के दरवाजे पर खड़ी मुझे ही घूर रही थी। उसने कहा, मुझे दिखाओ कि बैग में क्या है। मैंने चुपचाप बैग उसके सामने रख दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि उसके मन में शक का कीड़ा हमेशा रेंगता रहता था। जब भी सौरभ मुझसे बात करता तो उसे मुझ पर शक हो जाता। उसने बैग खोलकर देखा, उसमें एक जोड़े कपड़े मेरे लिए थे, जबकि 3 जोड़े कपड़े निखिल के लिए थे और साथ में किताबें भी थीं। मेरी देवरानी ने किताबें मेरे सामने बेड पर फेंक दी और कहा कि आज के बाद सौरभ से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं तुमने क्या जादू कर दिया है कि जो कुछ वो मेरे लिए लाता है वो तुम्हारे लिए भी लाता है। अगर तुम विधवा हो तो विधवा का ही जीवन जियो, सुहागनों के सपने दिल में लिए क्यों बैठी हो। मेरे पति से दूर रहो। अगर तुम उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करोगी तो अंत अच्छा नहीं होगा। ये जो तुम्हारे सर पर छत है वो भी नहीं रहेगी, फिर तुम दर बदर के थक्के खाते रहोगी। देवरानी ने बैग से कपड़े निकाले और किताबें वहीं फेंक दी और वापस चली गई। मेरी आंखों में आंसू भर गए। सौरभ मेरे लिए छोटे भाई जैसा था। जब मेरी शादी हुई तो सौरभ का भाभी भाभी कहते मुंह नहीं थकता था। वो मुझे बड़ी बहन की तरह प्यार करता था और मेरे पति भी उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे। उन्होंने उसे पढ़ाया लिखाया, उनका करियर बनाने में उनकी मदद की। पूरा परिवार निशा से उसकी शादी के ख़िलाफ़ था, फिर भी मैंने और मेरे पति ने सौरभ का साथ दिया और निशा से उसकी शादी करवा दी। निशा भी मेरे पति के जीवन में हर समय मेरा धन्यवाद करती रहती थी। वो हमेशा मेरी आभारी रहती थी। लेकिन जैसे ही मेरे पति की मृत्यु हुई, मेरी देवरानी ने आंखें दिखानी शुरू कर दी। उसे लगता था कि मैं उसके पति को अपने जाल में फंसाकर उससे शादी कर लूँगी, जबकि मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। मेरे लिए तो मेरे पति ही सब कुछ थे। उनके बाद मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं आने वाला था। लेकिन देवरानी को कई बार कहने के बाद भी मैं ये बात समझा नहीं पाई। जब भी सौरभ मेरे लिए कुछ लाता तो वो मुझे शक की नज़रों से देखती और इसी तरह वो मुझ पर आरोप लगाते हुए बुरा भला कहती। लेकिन मैं धीरज से काम लेती, क्योंकि और कोई चारा नहीं था। निखिल उठकर मेरे पास आया और मेरे गले लगते हुए बोला, माँ बस कुछ दिन और धैर्य कर लो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हमारे दिन भी बदलेंगे, फिर कोई हमें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वो मुझसे भले ही सारी चीज़ें छीन लें, पर मेरे लिए एक चीज़ ज़रूर छोड़ जाती हैं, और वो एक चीज़ हमारी ज़िंदगी बदलने के काम आएगी। जो उनके लिए बेकार है वो हमारे लिए अनमोल है। ये सुनकर मैं नम आंखों से मुस्कुराई और उसका माथा चूमकर उसकी सफलता की प्रार्थना करने लगी। अगले दिन मेरी देवरानी निशा ने मायके से अपने घर वालों को बुलाया था। मैं दिन में खाना बनाने और साफ़ सुथराई में व्यस्त रहती थी, इसलिए निखिल को भी समय नहीं दे पाती थी। मैं ग्रेजुएशन कर चुकी थी, लेकिन हमारे परिवार में औरत का घर से बाहर जाकर काम करना बुरा माना जाता था। सौरभ ने मेरी सारी जिम्मेदारियां ले ली थी। ये अलग बात थी कि वो जो चीज़ें लाता था वो मुझ तक कम ही पहुंच पाती थी। इस बीच मैंने दावत की सारी तैयारियां कर ली। खाना बनाकर सब कुछ सेट करने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। निशा की माँ का व्यवहार मेरे प्रति नरम था और वो मुझसे प्यार से बातें करती रहती थी। जब खाने का समय हुआ तो मैंने खाना लगाना शुरू कर दिया। निखिल भी वहीं था। वो किचन में रखे जाने के बर्तनों से चीज़ें निकाल कर मुझे दे रहा था। मुझे अकेले काम करते देख वो मेरी मदद करने आ गया था। वो अक्सर ऐसा किया करता था। तभी निशा की माँ ने हमें अपने साथ भी टेबल पर बैठकर खाना खाने को कहा। मैंने अपनी सास की ओर देखा, जिनका ध्यान कहीं और था, और निशा भी अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी। मुझे लगा उन्होंने निशा की माँ की बात सुन ली और उन्हें हमारे टेबल पर बैठकर खाना खाने पर कोई आपत्ति नहीं है। मगर ये मेरी भूल थी। खाना लगाने के बाद जब खाना खाने का समय आया तो मैं भी निखिल को अपने साथ लेकर खाने की टेबल पर बैठ गई। सास और निशा ने मेरी ओर हैरत भरी नज़रों से देखा। निखिल सर झुकाए बैठा था, सौरभ भी वहीं पर बैठा था। मैंने जैसे ही बॉल से सब्जी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो मेरी सास ने चम्मच ज़ोर से मेरे हाथ पर मारा। कहने लगी, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। निकल जाओ यहाँ से और अपने बेटे को भी ले जाओ। ज़्यादा ऊंची उड़ान उड़ने की कोशिश ना करो और ना इसे उड़ने दो। मुंह के बल ज़मीन पर गिर गई तो सबसे ज़्यादा दुख भी तुम्हें ही होगा। अपनी औकात मत भूला करो। निशा शरारत भरी नज़रों से मेरी ओर देखकर हंसी थी।
सौरभ शौक से माँ की ओर देख रहा था, मगर वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा डरता था। उसने कभी भी अपनी माँ के सामने आवाज़ नहीं निकाली थी और ना ही मैं चाहती थी कि वो मेरी साइड लेकर माहौल को और ख़राब करे और निशा को मुझ पर शक करने का कोई मौका मिले। अपने आंसू छुपाते हुए मैंने निखिल का हाथ पकड़ा और वहाँ से उठ गई। निखिल का चेहरा लाल हो रहा था। उस दिन उसने चीख चीख कर अपने ददियाल से नफरत जताई। किसी तरह समझा बुझाकर मैंने उसके गुस्से को ठंडा कर दिया, मगर वो अपने दिल में ठान चुका था कि इस बेइज्जती का बदला वो अपने ददियाल वालों से ज़रूर लेगा। समय गुजरता रहा। निशा और मेरी सास का व्यवहार हमारे साथ और भी ज़्यादा ख़राब होता गया। अब तो सौरभ ने भी हमारे लिए चीज़ें लाना छोड़ दी थी। निशा मुझसे चीज़ें छीन कर ले जाती थी और सौरभ से कहती थी, भाभी ने अपने बच्चे को ये नहीं पहनाया, वापस कर दिया। भाभी ने ये खुद नहीं पहना और वापस कर दिया। सौरभ को लगा कि मैं उसकी लाई हुई चीज़ों में कमियां निकालती हूँ और पहनने के लिए नखरे करती हूँ, इसलिए उसने मेरे लिए चीज़ें लाना छोड़ दी थी। जबकि मैंने कभी भी सौरभ से निशा के व्यवहार की शिकायत नहीं की थी, क्योंकि मैं उन दोनों पति पत्नी का घर ख़राब नहीं करना चाहती थी। सौरभ अगर निशा से मेरे लिए लड़ता तो मेरे लिए और भी परेशानी खड़ी हो सकती थी। मैं विधवा थी और मुझे हर कदम फूंक फूंक कर उठाना था, वरना ये समाज मुझे जीने ना देता। मुझे सौरभ का चीज़ें ना लाने पर कोई दुख नहीं होता था, बल्कि एक तरह का संतोष ही हुआ था। ना वो मेरे लिए चीज़ें लेकर आएगा, ना ही निशा के दिल में कोई शक बैठेगा। लेकिन एक नुकसान ये भी हुआ था कि सौरभ जो निखिल के लिए किताबें लेकर आया करता था, उसने वो लानी भी बंद कर दी थी। निखिल 10 साल का था, बड़ा हो रहा था, उसकी ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही थीं, मगर वो कभी भी मुझसे पैसे नहीं मांगता था और ना ही अपनी किसी ज़रूरत के बारे में बताता था। स्कूल से वापस आता 1 घंटा आराम करने के बाद घर से चला जाता था। वो एक वेल्डिंग की दुकान पर पार्ट टाइम काम करता था। उसके साथ ही रात को 3 घंटे की शिफ्ट बाइक के पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री में भी करता था। अपना खर्च वो खुद निकाल लिया करता था। मैं दिन रात भगवान से प्रार्थना करती कि वो मेरे बच्चे की हर सहायता करे और मेरा बच्चा ज़िंदगी के हर मैदान में सफल हो। निशा का व्यवहार वैसा ही था जैसे पहले हुआ करता था, मगर अब उसके बेटे ने मेरे बेटे के साथ जिद करनी शुरू कर दी थी। निखिल जो 1-2 घंटे के लिए दिन के समय घर आया करता था, उसे वो भी सहन नहीं होता था और वो कुछ न कुछ ऐसा कर देता था कि निखिल को हमेशा डांट पड़ जाती थी। मेरी सास भी हमेशा निशा के बेटे अंकित की साइड ही लिया करती थी। निखिल को सौरभ से डांट पड़वाने में वो हमेशा आगे आगे रहती थी। कई बार निशा ने निखिल को बुरे तरीके से डांटा था। मैं धीरज कर जाती, मगर मेरा बच्चा दिल ही दिल में अपने गुस्से को दबाता जा रहा था। वो अक्सर मुझसे शिकायत किया करता था कि माँ, चाचा चाची तो फिर भी दूसरे लोग हैं, लेकिन दादी के लिए तो उनके सारे पोते पोतियाँ बराबर होनी चाहिए, बल्कि मेरे लिए तो उनके दिल में अधिक प्यार होना चाहिए, क्योंकि मैं उनके लाडले बेटे की निशानी हूँ। मगर यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। जो बेटा पास है, जिसके पास अच्छा रोज़गार है, दादी उसी के गुण गाती हैं। ये नहीं करती कि चाचा से कहकर हमारी ज़रूरत का सामान मंगवा दें, बल्कि उल्टा वो हमारी ज़रूरत की चीज़ों पर भी रोक लगा देती हैं। देखा जाए तो दादी को सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करना चाहिए। वो मेरे गले लगकर अक्सर दादी की शिकायत किया करता था और मैं प्यार से उसे समझा दिया करती थी। लेकिन अब वो बच्चा नहीं रहा था कि मेरे बहलाने में आ जाता। वो हर एक के व्यवहार को बहुत ध्यान से नोट कर रहा था। हमें घर में चलने फिरने तक की आज़ादी नहीं थी। हम अच्छा खाना नहीं खा सकते थे, सबके साथ बैठ नहीं सकते थे, घर की किसी बात में हमें शामिल नहीं किया जाता था। हम सबका झूठा खाना खाते थे। मैं निशा की उतरन पहनती, जबकि निशा के बेटे अंकित की उतरन मेरा बेटा निखिल पहनता था। कई बार वो अंकित के कपड़े पहनने से मना कर देता तो निशा उसे बुरी तरह से झिड़क देती। वो सर झुकाए चुपचाप सहन कर जाता। ऐसे समय में दादी भी पीछे नहीं रहती थी। वो भी निखिल को खूब डांट देती थी और कई बार तो उन्होंने निखिल की पिटाई भी की थी। जवान होते हुए बच्चे पर हाथ उठाते उन्हें ज़रा भी लिहाज नहीं आता था। उनका ऐसा व्यवहार देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोया करता था। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं अपने बेटे के लिए ऐसा क्या करूं कि वो हर तरह के दुख से सुरक्षित हो जाए। अंकित की शरारतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं। कभी वो निखिल के बैग में से किताबें निकालकर छुपा देता, कभी उसके होमवर्क की कॉपियाँ फाड़ देता। कई बार तो उसने उसके कपड़े छुपाए और स्कूल जाने से पहले उस पर कीचड़ लगा दिया। निखिल रोता हुआ मेरे पास आता तो मैं उसे हौसला देती, लेकिन दादी और निशा हमेशा ही अंकित की शरारतें छुपा लिया करती। जब भी मैं शिकायत करती, वो उल्टा निखिल को ही डांटने लगती कि वो अंकित को तंग करता है। निखिल हैरानी से उन्हें देखता रह जाता। उसका दिल खून के आंसू रोता, लेकिन वो खामोशी से सहन कर लेता। एक दिन निखिल स्कूल के बाद घर आया तो उसके सारे नोट्स गायब थे। अगले दिन पेपर था और उसने सारी रात पढ़ने का सोचा हुआ था। उसने अंकित को अपने कमरे में बैठे देखा तो उससे पूछा, मेरे नोट्स कहाँ हैं? अंकित ने हंसते हुए कहा, जा ढूंढ ले।
मैंने सास से कहा कि ये सब अंकित ने किया है, लेकिन उन्होंने उल्टा मुझे डांट दिया। कहने लगी, तुम्हारा बेटा ही बदतमीज़ है, दूसरों पर आरोप लगाता है। निशा ने भी अंकित को गले से लगा लिया और कहा, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। निखिल सब सहन करता रहा। समय गुजरता गया। अंकित खेल कूद में पड़ गया, गलियों में आवारा लड़कों के साथ घूमने लगा, सिगरेट पीने लगा और स्कूल से भागने की आदत डाल ली। दादी और निशा फिर भी उसकी ही साइड लिया करती। वो कहती कि अभी बच्चा है, संभल जाएगा। निखिल दिन प्रतिदिन और भी मेहनत करने लगा। दिन को स्कूल, रात को काम और फिर पढ़ाई। वो किसी हाल में हिम्मत न हारता। उसके दिल में ये इच्छा थी कि एक दिन अपनी माँ को वो इज्जत दिलवाएगा जो सबने उससे छीन रखी है। वो उसके संकल्प को देखकर हैरान रह जाती। भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान उसे सफल करे, उसकी मेहनत का फल उसे दे। कई बार उससे कहती, बेटा आराम कर लिया करो, लेकिन वो मुस्कुराकर कहता, माँ बस थोड़ा सा समय और, फिर हम भी इज्जत की ज़िंदगी गुजारेंगे। वो दिन रात मेहनत कर रहा था। उसका मकसद सिर्फ एक ही था कि अपनी माँ को वो दिन दिखाए जिस दिन सब लोग हैरान रह जाएं। अंकित और भी बिगड़ता गया। गली मोहल्ले वाले भी शिकायतें करने लगे। कहने लगे, ये लड़का गलत रास्ते पर जा रहा है। लेकिन दादी और निशा को विश्वास ही नहीं आता था। वो उल्टा दूसरों को बुरा भला कहती। मोहल्ले वाले निखिल की अच्छाई देखकर निखिल को हमेशा कहा करते कि बेटा तुम ऐसे ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, एक न एक दिन तुम्हारी मेहनत से तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। वो अपनी ज़िंदगी को संवारने में जुट गया। सालों की मेहनत के बाद वो बड़ा हुआ, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहाँ भी दिन को क्लासेस और शाम को काम करता। फिर जब समय आया तो उसने आईएएस की परीक्षा की तैयारी शुरू की। दिन रात पढ़ाई में लगा रहा। कई बार रात भर जाग कर पढ़ता। मैं देखती तो मेरा दिल दुखता, लेकिन वो हमेशा कहता, माँ बस थोड़ा धीरज कर लीजिए। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन आईएएस की परीक्षा के रिजल्ट का ऐलान होना था। मैं दिल ही दिल में प्रार्थना करती रही। निखिल घर आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैं घबरा गई। मैंने पूछा, बेटा क्या हुआ? उसने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़ा और कहा, माँ बधाई हो, मैंने आईएएस की परीक्षा पास कर ली है। मेरा दिल खुशी से झूम उठा। कुछ दिन बाद उसकी पोस्टिंग का लेटर आ गया। वो सिविल सर्विस में असिस्टेंट की कमिश्नर बन चुका था। मेरा सीना गर्व से फूल गया। पूरे घर में हलचल मच गई। दादी और निशा हैरान थी कि निखिल काम के साथ साथ इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहा था। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि निखिल अपनी पढ़ाई जारी रख रहा है। उन्हें लगा कि वो काम पर जा रहा है। अब जब मेरा बेटा सफल हो गया था तो उनके मुंह आश्चर्य से खुले के खुले रह गए। मैंने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया कि मेरे बेटे की मेहनत रंग लाई और भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। निखिल ने कहा, माँ अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। मैंने कहा, बेटा हम कहाँ जा रहे हैं? उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले गया। सामने एक बड़ी सी कार खड़ी थी। उसने कहा, ये हमारी कार है। मैंने कहा, ज़रूरी सामान तो लाने दो। उसने कहा, कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे चाचा चाची और दादी से मिल लेने दो। फिर उसने उदास होकर मेरी ओर देखा और फिर घर के दरवाजे पर आए परिवार के बाकी सदस्यों की ओर देखा। उसने कहा, उन्हें कब हमसे मिलने की इच्छा होती थी। चलो माँ चलो। फिर वो मुझे शहर के एक पॉश इलाके में ले गया। गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने रुकी। निखिल बोला, माँ ये हमारा नया घर है। मैं आंखों में आंसू लिए दरवाजे के अंदर गई। मेरा दिल विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये सब सच है। मुझे वो दिन भी याद आ गया जब निशा ने कहा था कि तुम्हारे सर से ये छत भी छिन जाएगी। आज भगवान ने मुझ पर इतना उपकार कर दिया कि मेरे सर पर न सिर्फ छत बल्कि एक शानदार बंगला था। मैंने निखिल को गले लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। घर में सब कुछ नया था। कमरे बड़े बड़े थे, लॉन हरा भरा था और फूल खिले हुए थे। मैंने निखिल का माथा चूमा और कहा, बेटा तुमने ये सब मेरे लिए किया? वो मुस्कुराया और बोला, माँ ये तो बस शुरुआत है। अगर भगवान ने चाहा तो मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। कुछ दिनों बाद सौरभ अपने परिवार के साथ हमसे मिलने आया। जो कुछ भी हुआ था उसमें सौरभ की कोई गलती नहीं थी। निशा उसे मेरे खिलाफ भड़काती थी। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए मैंने खुशी खुशी सबको बधाई दी। दादी, निशा और अंकित सब देखकर दंग रह गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि जिस बच्चे को उन्होंने हमेशा अपमानित किया था वो एक दिन इतना आगे बढ़ जाएगा। अंकित ईर्ष्या से जलने लगा। निशा का अभिमान चूर चूर हो गया। दादी को बेएहसास होने लगा कि उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। लेकिन अब समय निकल चुका था। मैं अपने बेटे के साथ नए घर में खुशहाल जीवन जीने लगी थी। मैंने हर हाल में भगवान का धन्यवाद किया था और अब मेरी कृतज्ञता और भी बढ़ गई थी। लेकिन जिन्होंने मेरे और मेरे बच्चे के साथ अन्याय किया था, जिन लोगों ने हमें हीन भावना से ग्रस्त कर दिया था, उनकी सज़ा भी बाकी थी। अंकित दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था। उसे अपनी पढ़ाई या घर की किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी।
वो आवारा लड़कों के साथ गलियों में घूमता, सिगरेट पीता और अक्सर नशे में घर आता। निशा और दादी फिर भी उसकी किसी हरकत पर ध्यान नहीं देती थीं। वो कहती कि ये बच्चा है, अपने आप सुधर जाएगा, लेकिन समय के साथ उसकी हरकतें बिगड़ती जा रही थीं। एक दिन उसने और उसके दोस्तों ने कुछ ऐसा किया कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और थाने में बंद कर दिया। मोहल्ले वालों ने भी कहा कि अब ये लड़का किसी के बस का नहीं रहा। निशा बहुत परेशान थी और वो रोती हुई निखिल के पास आई। उसने उसके पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को बहुत दुख दिए हैं, लेकिन आज मेरा बेटा मुसीबत में है और तुम ही उसे इस मुसीबत से निकाल सकते हो। निशा सिसक रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपना अहंकार और घमंड भूलकर निखिल से मिन्नतें कर रही थी। निखिल ने मेरी ओर देखा, मैंने धीरे से सिर हिलाया। निखिल बोला, चाची, मैं सिर्फ आपके आंसुओं की लाज रख रहा हूँ, वरना ये वही अंकित है जिसने मेरी ज़िंदगी नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। निखिल अंकित को छुड़ाने के लिए थाने गया। उसने अपने पावर से अंकित को छुड़वा लिया था। अंकित वहाँ शर्मिंदा खड़ा था, उसकी नज़रें झुकी हुई थीं और वो अभी भी अपने किए पर सोच रहा था। निशा एक बार फिर निखिल के पैर छूने लगी, लेकिन निखिल ने उसे रोक दिया और कहा, आप मेरी चाची हैं, ऐसा मत करो, मैंने आपको माफ़ कर दिया है, लेकिन याद रखना, अब मेरी और मेरी माँ की इज्जत पहले है। हम आपसे रिश्ता तो रखेंगे लेकिन सीमित दायरे में। वो दिन गए जब आप हमें बेइज्जत किया करती थीं, अब हम अपनी इज्जत की ज़िंदगी जिएंगे। निशा सिर झुकाए रो रही थी, दादी भी चुप हो गई। सौरभ आंखों में आंसू लिए निखिल को देख रहा था। सबको विश्वास हो गया था कि निखिल न सिर्फ एक बड़ा अफसर है, बल्कि एक बड़े दिल वाला इंसान भी है। निखिल ने मेरी ओर देखा और कहा, माँ, ये सब आपकी प्रार्थनाओं का फल है। मैंने उसे गले लगा लिया। ये सब मेरे बेटी की मेहनत और लगन का फल था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।